बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। एक जो सुपर क्रिटिकल स्टेट है वो हमें कैसे नजर आती है। अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड अपीयर्स एज अ क्लियर होमोजीनियस फेस विदाउट एनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। एक जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो हमें इस तरह नजर आता है जैसे एक क्लियर, क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल कोई वाइट चीज हो जिसके आर पार आप देख सकें। होमोजीनियस फेज है। होमोजीनियस का मतलब ये है, ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसमें लिक्विड और गैस दोनों की खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फिर भी आप इसके पार्ट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे गैस है। अब जैसे आप पानी में तेल को डाल दें तो वाज़ेह नजर आएगा कि पानी कहाँ पे मौजूद है और ऑयल या तेल कहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है ये एक ऐसी स्टेट है कि इसमें लिक्विड और गैस दोनों स्टेट्स मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी आप उनके पार्ट्स को यानी कि लिक्विड और गैस को अलग-अलग नहीं बता सकते कि यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड है, यानी कि दोनों फेजेस एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हुई होती हैं। विदाउट एनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। वही बात के डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलहदा, तो लिक्विड और गैस के दरमियान कोई अलहदा से बाउंड्री नहीं होती। आप नहीं बता सकते कि यहाँ पे लिक्विड मौजूद है और यहाँ पे गैस मौजूद है। इट कैन फील अ कंटेनर लाइक अ गैस बट हैज द सॉल्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये गैस की तरह किसी भी पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर सकती है, उसमें फैल जाएगी, लेकिन इसकी जो सॉल्वेंसी है और डेंसिटी है वो लिक्विड जैसी होती है। सॉल्वेंसी क्या होती है? एक लफ्ज होता है सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट को या चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। तो सॉल्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैं वो एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं और दूसरी चीजों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। एंड डेंसिटी, और इसकी जो डेंसिटी है वो भी लिक्विड की तरह होती है, यानी कि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लिक्विड की भी और गैस की भी। इट ऑफन लुक्स ट्रांसपेरेंट, ये हमें अक्सर औकात जो है वो ट्रांसपेरेंट नजर आता है, बिल्कुल शफाफ नजर आता है। और स्लाइटली क्लाउडी, या हल्का सा आपको बादलों जैसा इसका रंग जो है वो नजर आएगा, मिल्की सा नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा कैसे क्रिएट किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स हैं जिनके अंदर चमकदार लाइट पैदा होती है। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकदार, तो उनके अंदर प्लाज्मा यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर या आयंस जो है वो कैसे पैदा किए जाते हैं। प्लाज्मा इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब इज क्रिएटेड। प्लाज्मा जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब, चमकदार लाइटों के अंदर या ट्यूबों के अंदर पैदा किया जाता है when an electric current is passed through the gas inside the tube। अब वो जो ट्यूब है फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसके अंदर एक गैस फिल की जाती है, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है उस गैस में से, तो होता क्या है? इट एक्साइट्स द गैस, उससे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एक्साइटेड एटम्स बन जाते हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है। एंड आयोनाइजेस द एटम्स, जिसकी वजह से वो आयंस बन जाते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन रह जाते हैं। दस अ ग्लोइंग प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से एक आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर बन जाती है जिसे ग्लोइंग प्लाज्मा कहेंगे, चमकता हुआ प्लाज्मा। तो इस तरह से फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री
आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हम बायोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में फिर फर्क क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनसे जो मजीद कंपाउंड्स बनते हैं वो उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो उनकी भी स्टडी करते हैं। एक्सक्लूडिंग, अब जिन चीजों की हम स्टडी नहीं करते, सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन हम इनकी स्टडी नहीं करते, बाइकार्बोनेट्स की भी स्टडी नहीं करते, ऑक्साइड्स की भी और कार्बाइड्स की भी, तो इनकी स्टडी नहीं करते, हालांकि ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इनके अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन केमिकल सब्सटेंसेस की, उन कंपाउंड्स की और उन वाइटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, जिंदा चीजों के अंदर हो रहे होते हैं। वाइटल प्रोसेसेस का मतलब होता है जो जरूरी अमल हों या जरूरी प्रोसेस हों, जैसा कि फोटोसिंथेसिस है जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, रेस्पिरेशन है जिससे जानदार एनर्जी लेते हैं, तो ये जरूरी प्रोसेस हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे वाइटल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी साख्त को देखेंगे, फिर उनकी फॉर्मेशन यानी कि वो बनाए कैसे जाते हैं, फिर उनकी खसूसियात, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, वो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और फिर उनके रिएक्शंस को भी स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, इट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं, जो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन, फंक्शन काम को कहते हैं, स्ट्रक्चर उनकी साख्त या शक्लो सूरत को कहते हैं, तो उनको स्टडी करते हैं। अब उनकी मिसालें क्या हैं? प्रोटीन्स, गोश्त वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, गंदम वगैरह, लिपिड्स हैं, फैट्स वगैरह या घी वगैरह, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। चौथा सवाल है, गिव द रीजन ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इंप्रूव इट। डायमंड जो है वो चमकदार नजर आता है, तो इसकी वजह क्या है? क्या आप इसकी ब्रिलियंस को इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले रीजन देखते हैं कि डायमंड चमकदार क्यों नजर आता है। द रीजन इज दैट इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब भी लाइट जो है हवा से डायमंड के अंदर दाखिल होती है तो वो बहुत ही ज्यादा बेंड हो जाती है, तो ये जो बेंडिंग का अमल है इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब लाइट कितना बेंड हुई इसको मेजर करने के लिए एक टर्म होती है, एक इस तरह होती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट जितनी ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है, जितनी ज्यादा मुड़ती है, उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो लाइट जब हवा से हीरे के अंदर, डायमंड के अंदर दाखिल होती है तो वो बहुत ही ज्यादा मुड़ जाती है। बेंडिंग लाइट टू क्रिएट स्पार्कल, लाइट मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है और उससे चमक पैदा होती है, स्पार्कल कहते हैं चमक को। एंड लाइट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स इनसाइड इट, और हीरे के अंदर लाइट जो है फिर अंदर ही दीवारों के साथ बहुत ज्यादा टकराती रहती है, बाहर नहीं निकलती जल्दी। इंक्रीजिंग इट्स शाइन, जिसकी वजह से इसकी जो चमक है अंदर ही अंदर वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि हम डायमंड की ब्रिलियंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कैन बी इंप्रूव्ड, डायमंड की जो ब्रिलियंस है, चमक है, उसको बढ़ाया जा सकता है
बाय प्रॉपर कटिंग, अगर हम इसे अच्छे जाविये से कट करें, एंड पॉलिशिंग, और इसे पॉलिश करें, टू इनहेंस लाइट रिफ्लेक्शन, ताकि लाइट अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो, रिमूविंग इम्प्यूरिटीज टू इंप्रूव क्लैरिटी, अगर हम डायमंड में से इम्प्यूरिटीज को, ना खालिश चीजों को रिमूव कर दें, हटा दें, तो ये ज्यादा क्लियर नजर आएगा हमें। रेगुलर क्लीनिंग, इसे साफ करते रहें वक्फे वक्फे के साथ, टू रिमूव डर्ट एंड ऑयल्स, ताकि इसके ऊपर से मट्टी वगैरह या कोई ऑयल वगैरह है उसे रिमूव कर सके। तो इस तरह से आप डायमंड की ब्रिलियंस को इंप्रूव कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, वजाहत करें कि कैसे सोडियम क्लोराइड पानी में हल होता है। डिसोल्यूशन कहते हैं हल होना। अगर हम सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें दो आयंस हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। सोडियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड या क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अगर वाटर की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, नामुकम्मल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब सोडियम और क्लोरीन जो है या सोडियम क्लोराइड, इसकी आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वाटर जो है, वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सोडियम क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब वाटर के जो हाइड्रोजन है जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वाटर के जो ऑक्सीजन वाले एंड हैं वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्सेस हैं, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं उनके दरमियान और सोडियम क्लोराइड के दरमियान, ये जो फोर्सेस हैं ये गालिब आ जाती हैं सोडियम और क्लोरीन की या सोडियम क्लोराइड की जो आपस में फोर्सेस हैं उन पर, और जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन इनके दरमियान जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। सो व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर, जब NaCl पानी के अंदर हल किया जाता है, इट डिसॉल्व्स रेडिली, तो ये जल्दी से हल हो जाता है। रेडिली का मतलब होता है जल्दी से। बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl, जो NaCl के आयंस हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि NaCl और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो कशिश की फोर्सेस हैं, आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतनी मजबूत हैं टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन इन सॉलिड NaCl, कि वो गालिब आ जाती हैं NaCl में जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन पर। इन दिस वे NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इस तरह से NaCl पानी के अंदर हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ क्यों होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between the molecules of compound and water molecules, ये इस वजह से है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और जो दूसरा कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है, ताकत है, उनका फर्क है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की या कुछ कंपाउंड्स की वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ की वीक होती हैं। तो जिनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं वो जल्दी से हल हो जाते हैं, और जिनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं पानी की और दूसरे कंपाउंड्स की, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है, ठीक है, वो कम हल होते हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 इज
वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। NaCl जो है उसको आप पानी में से क्रिस्टल्स की सूरत में नहीं निकाल सकते, जबकि KNO3 को निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो पोटाशियम नाइट्रेट है टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ऑन कूलिंग एक्सेस पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेज आउट फ्रॉम वाटर। और जब आप उस सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो जो इजाफी पोटाशियम नाइट्रेट है वो सोल्यूशन में से क्रिस्टल बन के बाहर निकल आती है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर तो ज्यादा हल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे तो पोटाशियम नाइट्रेट की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गई थी, टेम्परेचर कम करने पे क्या हो जाएगी? कम। तो जो फिर एक्स्ट्रा पोटाशियम नाइट्रेट है वो कम टेम्परेचर पर वो क्रिस्टल बन के बाहर निकल आएगा। ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के केस में द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी तो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। सो द NaCl डज नॉट क्रिस्टलाइज आउट ऑन कूलिंग। तो जब हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड हाल ही नहीं हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो कोई सोडियम क्लोराइड बाहर भी नहीं निकलेगा। दैट इज वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर लाइक KNO3। इसी वजह से सोडियम क्लोराइड को पानी में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं निकाला जा सकता, जबकि KNO3 को निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी क्यों नजर आता है जब आप इसे टच करते हैं? स्लिपरी मतलब ये आपके हाथ से फिसलेगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहते हैं ग्रीस वगैरह के तौर पर, तो या ऑयल वगैरह के तौर पर। तो कौन सी खूबी ऐसी है ग्रेफाइट की जो इसे ग्रीस वगैरह के तौर पर यूज करने के काबिल बनाती है? इनेबल काबिल बनाना। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट हमें स्लिपरी लगता है जब हम इसे टच करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की उसके अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स मौजूद हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द लेयर्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस। लेकिन इन लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अलोइंग देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली, जिसकी वजह से वो लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, फिसल सकती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब ये जो प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, इसी वजह से हम इसे एज अ लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस वगैरह के तौर पर यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।